प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कृतिका स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का सेकंड पोएट्री कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है चिलियन पोएट पैब्लो नेरुदा ने। और चिले की बात करूं मैं तो चिले एक ऐसा देश है, मीन छोटा सा देश है। और वहां पर जो इंडेंजर्ड लेबर गए, यहाँ के जो दिहाड़ी मजदूर गए, बंधुआ मजदूर गए, तो वहाँ पे बड़ी संख्या में भारतीय जो है वहाँ पे रहते हैं। जैसे मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, गुयाना हो गया, वैसे चिली भी था। तो उनमें से चिले एक ऐसा देश है, वहाँ का ये जो पोइट है, इनका नाम है पैब्लो नेरुदा। और इनका जो पेन नेम था, साहित्यिक नेम कह सकते हैं उसको, स्यूडो नेम भी कह सकते हैं। तो पेन नेम उनका पूरा नाम है नेफ्टाली रिकार्डो रईस बोसाल्टो। ये और कीपिंग क्वाइट का लिटरल मीनिंग होता है शांत रहना, ठीक है, या शांति से रहना, ठीक है। तो नेफ्टाली रिकार्डो रईस बोसाल्टो ये उनका पेन नेम है। और जो पराल एक टाउन है, कहाँ पे, चिले में, वहां पे पैदा हुए थे। नेरुदा की जो पोएम थी ना, वो आसानी से समझने वाली जो है, मतलब ऐसी इमेजेज वो क्रिएट करते थे जिसको आसानी से समझा जा सकता था। और उन्होंने अपनी सिंपल राइटिंग के ही माध्यम से एक ऐसी इमेज क्रिएट करने की कोशिश किया जिससे मतलब अन्य कवियों की जो खूबसूरत जो कविताएं थी उनसे थोड़ा भी जो है कम नहीं थी, मतलब उसको थोड़ा भी कम खूबसूरत जो है उनकी सिंपल राइटिंग नहीं बनाती थी। उनको इसी राइटिंग के यानी लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए की वजह से 1971 में उन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया। और नेरुदा जो है इस पोएम में इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन की बात करते हैं कि शांत होकर के, एकाग्रचित्त होकर के, शांतचित्त होकर के मनुष्यों को, पूरी मानव जाति को, संपूर्ण मानव को अपने बारे में और पूरी मानवता के बारे में जो है आत्ममंथन करना चाहिए। उसके साथ साथ बंधुता यानी ब्रदरहुड, ब्रदरेन का की भावना जो है अपने अंदर विकसित करना चाहिए। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट लाइन से इस पोएट्री की। आप इसे पढ़ने से पहले खुद से क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो समझ, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे तो आपको इस पोएम की एक तरह से पूरी ओवरव्यू समझ में आ जाएगी। कि क्वेश्चन है, बिफोर यू रीड व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। कि ये जो पोएम की टाइटल है कीपिंग क्वाइट, आपको क्या सजेस्ट कर रही है, क्या सुझाव दे रही है, इससे आपको क्या अनुमान लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, आपको क्या ऐसा लगता है कि ये पोएम किसके बारे में है, आप इससे क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन खुद से पूछिए। और जो जहां तक टाइटल है कीपिंग क्वाइट का, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आ ही जाना चाहिए कि शांत रहना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कभी इसमें शांत रहने के इंपॉर्टेंस को बताने जा रहा है, ठीक है। तो कैसे जो है, क्या मतलब वो कहना चाहता है, किस बात की जो है मतलब जोर दे रहा है, तो इसमें एक वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन आत्म मंथन की बात करता है। तो उस पर जो है स्व का मंथन या अपने आप को जो है मतलब जब चेक करना, उसके बारे में कहता है। तो इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, हमारी फर्स्ट लाइन है इस पोइट्री की, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कि अब हम लोग क्या करेंगे, 12 तक गिनेंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर के 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल, देखो यहां से कह रहा है नाउ वी विल, हम लोग करेंगे क्या, काउंट टू 12, कहां, 1 से लेकर के 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और इस दौरान हम सभी कीप स्टिल यानी कि शांति जो है मेंटेन रखेंगे। यानी कि व्हाइल काउंटिंग फ्रॉम 1 to 12, अंडरस्टूड, everyone will be silent. This is the appeal of poet to entire human beings. ये कभी कहता है ना कि ये 1 से लेकर के 12 तक गिनने के दौरान हम सभी क्या करेंगे, शांत रहेंगे, ठीक है। और उस दौरान ये 12 ही क्यों कह रहा है, तो 12 जो ये दिखा रहा है ना, इसमें जो घड़ियों की जो हैंड्स होती है ना, ये सभी पैरेलल हो जाती हैं। तीनों की तीनों हैंड्स जो होती हैं घड़ियों की, ये तीनों पैरेलल हो जाती हैं। और ये तीनों हैंड्स ये दिखा रही हैं कि मनुष्य जो है ना, ये मानवता को दिखा रही हैं। और मनुष्य जब शांत होगा ना, संपूर्ण शांति होगी पूरे विश्व में, तो यह जो है एक तरह से अद्वितीय
एक तरह से एकता और अखंडता को जो है शो करेगा कि पूरे विश्व के लोग जो है एक हैं और वो सभी जो है क्या कर रहे हैं, शांति चाह रहे हैं, एक साथ मिल करके शांति की पहल कर रहे हैं। ये बात जो है कभी 1 to 12 और 12 जो नंबर है घड़ी में, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि 12 बजाने से सेंस हमारा जो है यूनिटी को दिखा रहा है कि पूरे मानव जाति के अंदर जो है यह भावना आ गई है कि ऐसे विश्व युद्धों या ऐसे ताबड़तोड़ युद्धों से जो ऐसे डिस्ट्रक्शन आ रही है वो पूरी मानवता के लिए खतरा है। तो इस बात की अपील कर रहा है और कवि कहता है संपूर्ण मानव से कि नाउ अब वी स्टैंड फॉर होम। तो वी यहां पर पूरे मानवता के लिए कहा जा रहा है कि विल काउंट टू 12। अब हम सभी मानव क्या करेंगे, 1 से लेकर के 12 तक गिनेंगे और इस दौरान वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सभी शांत रहेंगे। ठीक है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और कह रहा है कि एक बार फिर। ठीक है, ये 2 लाइन आई होप बेटा आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसमें आप देखिए इसके लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं तो यहां पर जो है जो प्रोमिनेंट साउंड है जो रिपीट हो रहा है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू यहाँ रिपीट हो रहा है, तो ये बच्चे हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एलिट्रेशन में जो है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, तो ये एलिट्रेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो ओ रिपीट कर रहा है, यहाँ ओ रिपीट कर रहा है। ठीक है, यहां पर जो है तो ओ साउंड भी रिपीट कर रहा है, तो जब ओ साउंड रिपीट कर रहा है तो ये वोवेल साउंड रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसी में हमारा एसोनेंस भी है। ठीक है, तो ये भी देखते चलिए, एसोनेंस भी है, ये भी जो है इसके साथ साथ रिपीट करता जा रहा है। उसके अलावा अब हम सेकेंड पोएट्री को, तो इस पूरे 2 लाइन में, इस कपलेट में 2 लाइन की जो स्टेंजा होती है उसको कपलेट कहते हैं। ठीक है, तो इस 2 लाइन के स्टेंजा में ये कहा है कवि ने कि अब हम सभी 1 से 12 तक गिनेंगे और उस दौरान हम सभी शांत रहेंगे। आप इस चीज को ना कोरिलेट कर सकते हैं, उस इमेजरी को ला सकते हैं अपने साथ में, जो संपूर्ण लॉकडाउन का जो सिचुएशन था पूरे देश में कोविड-19 के दौरान, उसमें कैसे शांति थी, वैसे संपूर्ण शांति उस दौरान। तो थोड़ी सी जो इमरजेंसी सेवाएं थी उनके लोगों को जो है मतलब वो जारी भी था, लेकिन सभी लोगों ने इसमें संपूर्ण लॉकडाउन, संपूर्ण जो शांति की बात करता है कभी कि उस दौरान सभी लोग शांत रहेंगे। तो इस 2 लाइनों में 2 फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो पहली फिगर ऑफ स्पीच हमारी एलिट्रेशन है और दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया गया है वो हमारा एसोनेंस है। ये प्रोमिनेंट साउंड जो रिपीट किया है इसमें वो हमारा ओ साउंड है, ओ ओ। ठीक है, और यहां पर जो कॉन्सोनेंट साउंड जो रिपीट कर रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये हमारा क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, अब शुरू करते हैं सेकंड स्टेंजा, और आई होप बच्चे आप सभी को पहली स्टेंजा जो हमारी कपलेट है वह समझ में आई होगी। दूसरा स्टेंजा शुरू करते हैं। दूसरे स्टेंजा में जो कवि कह रहा है, जो पैब्लो नेरुदा है, कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि एक बार। ठीक है, एक बार कहाँ, वंस मीन्स एक बार, ऑन द फेस, फेस मतलब होता है जो पृथ्वी का जो फलक है, लैंड है, सरफेस है, उस पर एक बार क्या करना है हमें, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। चलो क्या करते हैं, कोई लैंग्वेज में जो है बोलते नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज से मतलब यहां पर जो है ऐसे भाषा से है जो लोगों में जो है विरोधाभास पैदा करती है, लोगों में लड़ाई झगड़े पैदा करती है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये उस लैंग्वेज को जो है रेफर कर रहा है, उस चीज को जिससे लोगों के अंदर जो है मतलब इस तरह की बेमनुष्यता, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े जो है मतलब होते हैं। तो कह रहा है कि चलो एक बार क्या करते हैं कि इस पृथ्वी पे, जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं, कोई भाषा नहीं बोलते हैं, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। और क्या करते हैं, 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए कोई जो है मतलब हम रुकते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, स्टॉप हो जाते हैं एकदम से, कोई मूवमेंट नहीं करते हैं। तो यहां बच्चे देखिए, लेट्स लेट्स यहां पे 2 बार रिपीट कर रहा है, यहां पे लेट्स लेट्स सेम 2 वर्ड्स रिपीट कर रहा है और लाइन के स्टार्टिंग में ही। तो यहां पे जब लाइन के स्टार्टिंग में वर्ड्स रिपीट हो तो इन्हें एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इनको एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ये क्लियर रखिएगा, एनाफोरा, ये एनाफोरा होता है। जब जैसे आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम पढ़े थे
फायर एंड आइस, उसमें था सम से, वैसे ही यहाँ लेट्स है, ये एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें। ठीक है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कह रहा है कि एक बार इस पृथ्वी की सतह पे, जिस पृथ्वी पे, जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं, कोई भाषा नहीं बोलें। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई मतलब किसी भाषा का जो इस्तेमाल ना करें, यानी कि हम बोले ही नहीं, शांत रहें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और केवल बात ही नहीं रोकना है, उसके साथ साथ हमें एकदम जो है रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और उसके साथ साथ अपने हाथ भी न हिलाएं, यानी कुछ भी नहीं करना है उस वक्त जो है आपको, जब वाइल काउंटिंग 1 to 12 एवरीवन मस्ट बी साइलेंट एंड पिन ड्रॉप साइलेंट विल बी देयर, मस्ट बी देयर। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि इस दौरान संपूर्ण जो है शांति होनी चाहिए। 1 से 12 तक गिने, आखिर कभी क्यों लोगों से 1 से 12 तक गिनने की बात कह रहा है? तो उसका कहीं ना कहीं मकसद ये है कि लोग 1 सेकेंड के लिए ही तो कम से कम रुकें, और रुकें और सोचें अपने बारे में कि हम कर क्या रहे हैं, कहां जा रहे हैं। आखिर हम मानव अपना विकास कर रहे हैं, या अपने बर्बादी की ऐसे मंच तैयार कर रहे हैं जहां से संपूर्ण मानव का विनाश होना है। तो इस बात को की आत्ममंथन को लेकर के युद्धों से जब जो है कभी पूरी तरह से क्षुब्ध है, तो उस पर जो है अपनी ये कविता लिखता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड जो स्टेंजा था बच्चे। इसमें आप देखेंगे तो सेकंड स्टेंजा में आपको जैसे नजर आएगा क्या कि एलिट्रेशन का यहां भी यूज किया गया है। ठीक है, तो एलिट्रेशन यहां था, वी विल 2 बार रिपीट किया है। ठीक है, सिंबोलिज्म में जो है यहां पर सिंबोलिज्म यूज किया गया है, क्या? काउंट टू 12, यहाँ सिंबल है क्या? 1 से लेकर के और 12 तक गिनना, क्योंकि ये मेजरिंग ऑफ टाइम है। ये काउंट टू 12 एक सिंबॉलिक है, किस चीज का? मेजरिंग ऑफ टाइम का है। ठीक है, और यहां पर उसके साथ साथ एक वर्ड यूज कर रहा है यहां, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज यहां मेटोनमी है। यहां मेटोनमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कोई वर्ड किसी दूसरे चीज के लिए, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर के, ऑब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त होता है। तो वह यहां पर जो लैंग्वेज वर्ड है वह डिफरेंट रेसेस ऑफ द ह्यूमन दिखा रहा है, उनके अलग अलग रहन सहन, जो कल्चर है, उनके तरीके हैं, उनको दिखा रहा है। इस चीज को जो है ये मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं। तो आई होप यहां तक आपको ये कविता समझ में आई होगी कि चलो अब हम 1 से 12 तक गिनते हैं और हम सभी शांत हो जाते हैं, शांत रहते हैं उस दौरान, और एक बार इस पृथ्वी के सतह पे कोई किसी तरह की भाषा का जो इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई भी जब मूवमेंट नहीं करते, 1 सेकंड के लिए रुकते हैं और अपने हाथों को भी नहीं हिलाते, यानी किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं करते हैं इस दौरान, और पूरी तरह से हम क्या रहते हैं? शांत रहते हैं। ठीक है, तो ये था अब तक का एक्सप्लेनेशन इस स्टेंजा तक का। अब आगे चलते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली जो कवि आगे जो सॉरी अगला जो स्टेंजा है हमारा, अगले स्टेंजा में जो कवि कह रहा है ना कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। कैसा होगा? एक्सोटिक का मतलब होता है, एक्सोटिक का मतलब पीसफुल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कंप्लीटली अनयूजुअल, अद्वितीय, अद्भुत। ये जो समय होगा ना, ये जो मोमेंट होगा, ये जो क्षण होगा, जिस वक्त पूरी मानव जाति जो है शांत होगी, वह जो है एक अद्भुत पल होगा, एक तरह से अद्वितीय पल होगा, एक तरह से विचित्र मोमेंट होगा, एकदम शांतमय समय होगा। करेक्ट, विदाउट रस। और कैसा समय होगा? एक ऐसा अनयूजुअल टाइम होगा, क्षण होगा, जिसमें न तो कोई जो है भाग दौड़ या किसी तरह की जो है भीड़ भाड़ होगी, विदाउट इंजन्स, और ना ही किसी तरह के कल कारखाने, इस तरह की चीजें जो है मतलब चलेंगी। और क्या होगा? वी वुड ऑल बी टुगेदर, मतलब यहां इंजन से मतलब ऐसे फैक्ट्रियों के चलने से, जब कोई वर्कर काम नहीं करेगा तो इंजन्स कैसे चलेंगी? पायलट जब नहीं चलाएगा, मानव ही तो चला रहा है उसको, तो सॉरी पायलट जब ट्रेन नहीं चलाएगा तो ट्रेन कैसे चलेंगी? उस वक्त जो है ट्रेन वैसे की वैसे खड़ी रह जाएगी। तो उस वक्त जो है इंजन भी नहीं रहेगा, मतलब बिना किसी इंजन का शोर का,
न किसी भागदौड़ भीड़ का कोई नॉइज का। उस वक्त सभी, वी मीन्स सभी मानव, वुड ऑल बी टुगेदर, एक साथ होंगे, एकत्रित होंगे, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और कैसे, एकदम अद्भुत पल में, एकदम अलग पल में, एकदम विचित्र मोमेंट पे जो है सभी लोग जो है अचानक से जो है वो स्ट्रेंजनेस कैसी होगी, वो ऐसे विचित्र जो मोमेंट होगा वो बिल्कुल मतलब अलग होगा, वह अद्भुत होगा उस वक्त जो है जब सभी मानव जाति एक साथ जो है होंगे, और एक तरह से वो अलग सा ही एक्सोटिक या शांतमय, एकदम अद्वितीय समय होगा, अनोखा समय होगा, क्षण होगा, जिसमें बिना जो है कोई रस का, बिना भीड़ भाड़ का, बिना किसी इंजन के शोरगुल का होगा, और उस वक्त सभी लोग एक साथ होंगे और सभी जो है एक कंप्लीट यानी सडन स्ट्रेंजनेस में होंगे, यानी पूरी मानव जात बिना लड़े, बिना थके, बिना जो है एक दूसरे से वैमनस्यता फैलाए एक साथ होगी। तो इस तरह से जो जो कवि है पैब्लो नेरुदा सेकंड स्टेंजा को बच्चे इस तरह से एक्सप्रेस करता है। उसका मोटिव ये है कि सेकंड स्टेंजा में कहता है ना कि वो एक क्षण ही अलग हो जाएगा कि आज तक के मानव के इतिहास में ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जिस दिन संपूर्ण मानव जाति अपनी सभी मतभेद भुला करके एक साथ, एक अपील पर, एक मंच पे एक ही बात के लिए एकजुट हो। तो इस तरह से उस पल को जो है एकदम एक्सोटिक मोमेंट कह रहा है। तो अब ये आई होप आपको ये लाइन, ये स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। चलिए इसकी थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पर आप देखिए इस स्टेंजा की जो फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप यहां पे देखिए कि ये विदाउट विदाउट विदाउट, यहाँ डब्लू और डब्लू का जो है क्या हुआ है, रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, वी वुड, यहाँ भी जो है ये डब्ल्यू डब्ल्यू का रिपीटेशन हो रहा है। ये सडन स्ट्रेंजनेस, ये प्रोमिनेंट साउंड क्या है, तो एस है, और ये क्या है, वॉवेल सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड होता है। सो व्हेन consonant sound is repeated in a line of poetry, then this literary device is called what, alliteration। तो यहाँ पर जो है आपका alliteration है। ठीक है, we would, sudden strangeness, hurt hands। ठीक है, तो hurt hand आपको यहाँ पर जो है दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अभी आपको इसका मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ठीक है, आगे हम जो इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी। ठीक है बच्चे, तो कह रहा है ना कि जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, कोल्ड सी, जो शांत जो है या ठंडा जो समुद्र है, ध्रुवों की तरफ जो है, जो पोलर रीजन है उसकी तरफ, तो उसमें जो मछुआरे हैं ना, वुड नॉट हार्म वेल्स, वह जो है वेल्स को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक्चुअली जब सभी लोग शांत रहेंगे तो मछुआरे भी तो शांत रहेंगे। यहाँ मछुआरा जो है एक तरह से ये सिंबोलिज्म है किसका, ऑपरेशन का, ऑपरेशर का, जो अत्याचारी लोग होते हैं उनको जो है कह रहा है कि वो कोल्ड सी, ये इस दुनिया की बात कर रहा है। ठीक है, वुड नॉट हार्म वेल्स, वह जो है वेल्स जो सीधी साधी जो मछली होती है ना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे मछुआरे। जब संपूर्ण मतलब जो है क्या होगी, शांति होगी उस वक्त, और पूरी तरह से निष्क्रियता रहेगी, जब सभी मोशनलेस रहेंगे, तो उस वक्त जो है ये जो मछुआरे हैं वह वेल्स को भी जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वेल्स क्या है, ये ऑपरेस्ड पीपल हैं। ठीक है, और ये फिशरमैन कौन है, ऑपरेशर हैं। ठीक है, तो ये सिंबोलिज्म है यहाँ, याद रखिएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो लोग नमक बनाने वाले हैं, ऐसे श्रमिक या ऐसे मजदूर जो नमक बनाने की मतलब जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं, जो उसमें लगे हैं, तो उनको भी जब वो काम नहीं करेंगे, पूरी तरह से निष्क्रिय रहेंगे, तो उनके भी हाथों को जो है चोट नहीं लगेगा, उनके हाथ जख्मी नहीं होंगे, और ना ही उनको अपने जख्मी हाथों को देखने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि उनको भी जो कह रहा है ना कि वो अपने जख्मी हाथों को देखेंगे जब उनको भी मतलब ये फुर्सत मिलेगा कि वो करते क्या हैं और क्यों करते हैं, कितना नुकसान इससे उनको होता है। मीन्स ओवरऑल कवि का जो मेन व्यू है कि लोग जो है अपने बारे में जरूर सोचें, मानवता के बारे में जरूर सोचें कि मानवता जा कहाँ रही है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर जो है इस स्टेंजा में कहता है, एक बार मैं फिर से बता दूं क्योंकि आपको इसमें एक डाउट होगा
कि जो क्योंकि जो फिशरमैन है कोल्ड सी में वेल्स को इस संपूर्ण शांति के दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो मैन हैं, जो श्रमिक हैं, जो नमक बनाने में लगे हैं, उनको भी जो है अपने जख्मी हाथों को देखने का समय मिलेगा, क्योंकि जब उनको जो है समय नहीं मिलता है तो उस रैट रेस में पूरी दुनिया भगी जा रही है, लोगों के पास समय नहीं मिलता है कि वो रुके और मंथन करें कि आखिर वो क्यों जो है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, आखिर उसका आउटकम क्या निकलने वाला है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होने वाले हैं। तो उस पर जो है लोग रुक करके अपना आत्म मंथन इंट्रोस्पेक्शन जरूर करेंगे। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, अगला स्टेंजा देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी लिटरेरी डिवाइसेस करना नहीं भूलेंगे भैया। तो इसमें देखिए इसकी जो लिटरेरी डिवाइसेज हैं, तो मैंने बताया है कि सिंबोलिज्म का यूज है, तो फिशरमैन यहाँ पे सिंबल है किसका, तो ऑपरेशर का, ठीक है, जो पर्सन अत्याचारी होता है उसको फिशरमैन कहा गया है इसमें। वेल्स स्टैंड फॉर ऑपरेस्ड पीपल, ठीक है, जो सीधे साधे लोग होते हैं जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो शॉल्ट है, ठीक है, यहाँ जो नमक बनाने की जहां तक बात कही गई है तीसरे स्टेंजा में, तो तीसरे स्टेंजा में जो सॉल्ट है वो ह्यूमैनिटी को दर्शा रहा है, यानी कि लोग रुक करके और अपनी मानवता के बारे में आत्ममंथन करेंगे, सोचेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं अगला स्टेंजा, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से बच्चों को अधिकतर कंफ्यूजन होता है, समझ में ही नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं अगला स्टेंजा बच्चे। चलिए बच्चे देखिए यहां से कह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉश, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about their brothers and in the shade doing nothing। तो यहां से देख लीजिए तीसरे स्टेंजा में ये कह रहा बच्चे, those who prepare green wars, green wars here stands for war against our environment, ठीक है, पर्यावरण के खिलाफ जो युद्ध है उसका मतलब, ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है पर्यावरण के खिलाफ युद्ध। वॉर्स विथ गैस का मतलब होता है, कह रहा है कि युद्धों में जो जहरीली गैसों का जो प्रयोग होता है उसको हम जो कहते हैं वॉर्स विथ गैस। और वॉर्स विथ फायर का मतलब होता है युद्धों में जो बम, ऐसे अग्नि अस्त्र वगैरह जो यूज करते हैं उनको जो हम वॉर्स विथ फायर कहा है, कभी नहीं, यहाँ पे हम यहाँ पे कहते हैं, कह रहा दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो क्या कर रहे हैं, जो लोग ऐसे पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। वॉर्स विथ गैस, क्या करते हैं, ऐसे गैसों, जहरीली गैसों से युद्ध लड़ते हैं। वॉर्स विथ फायर, ऐसे बम से, ऐसे अग्नि अस्त्रों से जो है युद्ध लड़ते हैं। तो कह रहा है ना कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो जो लड़ने वाला है वो भले जीत जाता है, जीतने वाला जो होता है ना, विक्ट्री से यहां दर्शा रहा है कि जो विक्ट्री होती है, जीत तो हो जाती है लेकिन कोई बचता नहीं है, चाहे वह लड़ने मीन जीतने वाला हो या हारने वाला हो। तो कह रहा है उसका किसी भी लायक, माने किसी भी पक्ष के लिए जो युद्ध होता है या किसी भी तरह का युद्ध होता है वह अच्छा नहीं होता है। अब इनको भूल करके लोगों को क्या करना चाहिए, यानी कि इन युद्धों से कोई जीवित नहीं बचता है। और अतः जो पोएट है ना वो कहता है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ये जो लोग हैं इन सब चीजों को छोड़ करके ये क्या करें, क्लीन क्लोथ्स पहने, मतलब जैसे अच्छे कपड़े पहने और साफ कपड़े पहन करके, एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलें। वॉक अबाउट मतलब होता है अपने भाइयों के साथ मिलें, वो दुश्मन और ये दुश्मन वाली जो भाषा है, जो दुश्मन वाली जो भावना है वो भूल करके, ये मतभेद भूल करके लोग एक साथ आए और एक साथ जो आ करके और हाथ जोड़ करके एक साथ खड़े हों, इन द शेड डूइंग नथिंग, उस पेड़ की छांव में खड़े हों, एक ही पेड़ के छांव में खड़े हों, जो पेड़ जो है पूरी तरह से शांति और उसके साथ साथ जो है छाया देने का जो है मतलब प्रतीक होता है, ये उसका जो है। और तो यहाँ भाइयों जो ब्रदर्स कह रहा है वो संपूर्ण मानवों की बात कर रहा है कवि। और बच्चों उसके साथ साथ जो यहाँ पर जो वृक्ष हैं उन वृक्षों को जो है, यहाँ पर जो वृक्ष जो है यानी पेड़ जो कह रहा है शेड को, तो शेड यहाँ मतलब पेड़ों की छांव से मतलब है
कि इन पेड़ों की छांव, और पेड़ों को जो कहा जाता है, जैसे माना जाता है कि पेड़ शांति और पूरी तरह से छाया का जो प्रतीक होती है, तो उस दशा में इस पेड़ की छांव के, एक ही पेड़ की छांव के नीचे खड़े हों, यानी एकता प्रदर्शित करें, डूइंग नथिंग, और उस दौरान जो है कुछ भी ना करें, यानी कि संपूर्ण निष्क्रियता की बात करता है कवि, कि रुकें और रुक करके अपना आत्म मंथन करें कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो इस जो कवि, ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा में जो कवि जो प्रोमिनेंट जो साउंड यूज किया है, तो एलिट्रेशन के तौर पे आप देख लीजिए, तो वॉर्स विद, ठीक है, यहां से देख लीजिए वॉर्स विद, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा वर्ड यूज किया है जिसमें रिपीट कर रहा है, देखिए क्लीन है और यहाँ क्लोथ्स, तो यहाँ प्रोमिनेंट साउंड सी सी रिपीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू साउंड रिपीट किया है दोनों में, ये भी एलिट्रेशन है, तो ये दोनों जगह एलिट्रेशन है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एसोनेंस है, कहाँ एसोनेंस है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो विक्ट्री में ओ है, नो में ओ है, सर्वाइवर्स में भी ओ है, तो यहाँ तीन वर्ड में लगातार ओ यूज कर रहा है, तो ये रिपीटेशन साउंड, जो साउंड रिपीट कर रहा है ओ है, और वॉवेल साउंड यूज किया है, तो यहाँ पर एसोनेंस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला जो लाइन सॉरी अगला जो वर्ड इसमें जो रिपीट किया है ना, तो जो रिपीटेशन यूज किया, वार वार वार, ठीक है, देखिए यहाँ वॉर्स यूज किया है, यहाँ वॉर्स यूज किया है, तो वॉर्स जो है यहाँ रिपीटेशन है। ठीक है, तीन बार यहाँ पे रिपीट हो गया इस स्टेंजा में, तो यहाँ जो लिटरेरी डिवाइस है पोएट ने यूज किया है वह रिपीटेशन है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड इज कॉल्ड रिपीटेशन। ठीक है, तो वॉर हो गया। उसके अलावा इसमें जो आयरनी के तौर पे यूज किया है, ग्रीन वार्स, भाई वो ग्रीन वार्स, ग्रीन तो जो है हम वर्ड यूज करते हैं फॉरेस्टेशन को लेकर के, और वॉर्स जो है कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन या एक तरह से डिवेस्टेशन को प्रदर्शित करता है, बर्बादी विध्वंस को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ये चीज जो है क्या हो गया, जो लिटरल मीनिंग है उससे अलग होता है, वो आयरनी होता है, तो ये जो लिटरल मीनिंग है उससे बिल्कुल अलग कह रहा है। तो यहाँ पर जो जो आयरनी यूज किया है, ग्रीन वार्स हो गया, वार्स विद गैस हो गया, वार्स विद फायर हो गया, ये विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसा भाई कौन सी जीत होती है जिसमें कोई सर्वाइवर्स ही ना बचे, तो ये हमारा जो पूरी तरह से ये आयरनी से भरा पड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, और इसमें कोई अगर आपको कोई डाउट होता है ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अच्छा बुरा जो भी लगता है वीडियो आपको जो है तुरंत वहां पे कमेंट करें और पूछें, जो है आप अपनी जो है राय जरूर दें, उससे थोड़ा सा टीचर का भी, या जो आपका एजुकेटर है, फैसिलिटेटर है, उसका हौसला थोड़ा सा बढ़ता है। आगे चलते हैं, अगला स्टेंजा लेते हैं बच्चे कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। कवि कहता है कि जो चाहता है ना, कहना चाहता है किससे, मानवों से, उसको लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। व्हाट आई वांट, यहां से कह रहा है ना, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, इसको लेकर के जो मैं चाहता हूं ना, उसको लेकर के लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, विद टोटल इनएक्टिविटी, किस चीज को लेकर के, कि जो मेरी संपूर्ण निष्क्रियता को लेकर के जहां तक मेरी बात है, उसको लेकर के लोगों को कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए, कह रहा है ना कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कह रहा है कि जो जीवन है ना वह पूरी तरह से वो जीवन तो जो चलते रहने का नाम है यार, इज व्हाट इज अबाउट, जीवन तो चलता रहेगा, जीवन चलते रहने का नाम है। ठीक है, आई वॉन्ट नो ट्रक विद, मैं चाहता हूं, नो, नो मीन्स कोई, ट्रक विद मतलब होता है एसोसिएटेड, डेथ मतलब होता है मृत्यु, तो मैं चाहता हूं कि जो ये टोटल इनएक्टिविटी है उसका मतलब कहीं से भी डेथ नहीं है, उसका संबंध है कहीं से भी डेथ नहीं है, मृत्यु जैसे मृत प्राय हो जाना जैसे निष्क्रियता की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का सेंस ये है कि आप जो है ऐसी निष्क्रिय पूर्ण निष्क्रियता न लाएं, मतलब उसका कवि के अनुसार जो पूर्ण निष्क्रियता है वह जो है मृत्यु नहीं है। कवि जो कहता है ना कि मृत्यु से कोई भी संबंध वो नहीं रखना चाहता है, क्योंकि जीवन तो जो है कार्य जो है करते रहने का नाम है, और व्यक्ति को हमेशा लगातार जो है चुस्त और दुरुस्त रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कह रहा ना कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हमारे लाइफ में
एक तरह का लक्ष्य नहीं होता है, सिंगल माइंडेड हम नहीं होते हैं। एंड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और हम अपने जीवन को लगातार जो है नहीं चलाते रहते हैं, यानी कि कह रहा है ना कि जीवन तो चलते रहने का मतलब नाम है, और हमारे जीवन में एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। और मेरे टोटल इनएक्टिविटी का कहीं से भी संबंध डेथ से नहीं है, पूर्ण निष्क्रियता का संबंध कहीं से भी, मैं नहीं कर रहा हूं कि उसका मतलब मृत्यु होता है। मेरे कहने का सेंस ये है कि लोग रुकें, शांत हों और आत्ममंथन करें। एंड फॉर वंस कुड बी डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और कह रहा ना कि एक बार रुकें और कुछ न करें, सिर्फ और सिर्फ जो क्या करें, सिर्फ ह्यूज साइलेंस, शांत हो, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और हो सकता है कि उनकी जो ये साइलेंस है, उनकी ये जो उदासी है ना उनके जीवन की, उस उदासी को दूर कर दे जाए। यानी कि लोग रुकेंगे जब शांत होंगे बच्चों, तो आत्ममंथन करेंगे, और जब वो अपना आत्ममंथन करेंगे तो उनकी जो उदासी होगी उसको, ये उनका जो आत्ममंथन होगा उनकी उदासी को दूर कर देगा, क्योंकि लोग ढूंढ लेंगे कि हमारे दुखों का कारण क्या है और सच्चाई क्या है हमारे जीवन में। तो उस चीज पर जो है तो कह रहा है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और ये जो सैडनेस है किस चीज का, कि हम खुद के बारे में नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, खुद को समझने के बारे में जो हमारी उदासी है, खुद के लेकर के उदासी है, तो उसको जो ये संपूर्ण शांति कहीं ना कहीं आपको जो है हेल्प करेगी, आपको उससे मतलब उसका आउटकम निकालने में, उसका सॉल्यूशन देने में। क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं है कि लोग रुक करके और आत्ममंथन कर रहे हैं, फिर जो है मतलब सोच रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है, और वो सिर्फ चलते जा रहे हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और उसको जो है क्या है, जो मौत को लेकर के लोगों के मन में हमेशा एक जो भ्रम बनी रहती है, डर बनी रहती है। जो थ्रेटनिंग से मतलब है यहाँ पे डर से, ठीक है, आतंक से, आतंक या डर से मतलब है। तो लोगों के मन में खुद की मृत्यु को लेकर के जो डर बनी रहती है, उसकी समझ जो है, जिस चीज को जो समझ नहीं पाते हैं जीवन में कि आखिर वो क्यों डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं, तो उस उदास और उस चीज को लेकर के हमेशा जो उदास रहते हैं ना, तो शायद ये ह्यूज साइलेंस है, उनको ये एक सॉल्यूशन सुझाने में उनकी मदद कर दे। तो ये बात यहाँ पे कवि कह रहा है। तो यहाँ मतलब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कवि जो है जब वह शांति और मतलब कहता है ना कि शांति और वह अनावश्यक जो क्रिया है उसकी बात करता है, और इसे संपूर्ण निष्क्रियता नहीं समझना चाहिए। वह कहता है कि कुछ न करने का मतलब जो अर्थ है, सभी कार्यों और विचारों से पूर्ण अलगाव नहीं है। पूर्ण निष्क्रियता जो है, जो मतलब कवि का अनुसार है, वो मृत्यु होती है। तो पूर्ण निष्क्रियता का मतलब पूर्ण निष्क्रियता की बात नहीं करता है कवि, जो है कह रहा है ना कि जो मृत्यु है से वो किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि लोग जो है केवल रुके कुछ पल के लिए और खुद के बारे में सोचें, पूरी मानवता के बारे में सोचें कि कहाँ जा रही है मानव सभ्यता, उसकी बात कर रहा है। तो इस जो मतलब स्टेंजा है, इसमें आप देखेंगे कि चौथी जो स्टेंजा है उसमें तीसरी जो स्टेंजा है इसमें आयरनी और सिंबोलिज्म भी यूज किया है। चौथी स्टेंजा में आपका एलिट्रेशन है, वी वर जो है दिया है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर एलिट्रेशन का मतलब यहाँ तो भाई बाल्टी भर भर के कवि ने एलिट्रेशन का प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, तो एलिट्रेशन है, सो सिंगल हो गया। इंजैममेंट यहाँ पे यूज किया है। इंजैममेंट आप देखेंगे तो इंजैममेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क जो है नहीं है कहीं भी, और इसकी जो मीनिंग का मोमेंटम है उसको बनाए रखने के लिए ही कभी यहाँ पे इंजैममेंट यूज कर रहे हैं। इंजैममेंट क्या होता है कि ऐसे लिटरेरी डिवाइस जिसमें जिसमें कभी उसकी एक लाइन का अर्थ जब पूरी ना हो करके दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन तक चली जाए, या एक लाइन से दूसरी लाइन तक चली जाए, तो वहां पर जो है कवि को माना जाता है कि उसने यहाँ पे इंजैममेंट लिटरेरी डिवाइस यूज किया है। तो इस तरह से आप जो है जो स्टेंजा 4 था उसका मीनिंग जो है आप लोगों को क्लियर हुआ, आई होप। अगर नहीं हुआ है फिर भी बच्चों तो आप जरूर पूछें, जो है उसमें कहीं कोई जो है बुरा मानने वाली बात नहीं होती है। आइए लेते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। ये लास्ट स्टेंजा कह रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। कह रहा है कि शायद जो पृथ्वी है ना, ये जो प्रकृति है, वह शायद हमें कुछ सिखा दे, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड,
जब प्रकृति में भले ही सब कुछ जो है क्या दिखता है, मृत प्राय दिखता है, एकदम से मरणशील जैसा दिखता है। जैसे मान लीजिए पतझड़ के मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वृक्ष जो होता है वह बिल्कुल मरा हुआ जैसा दिखता है। लेकिन ज्यों ही बसंत आता है तो वह पूरी तरह से पत्तों से, फूलों से लद जाता है और फिर से उसमें नया जीवन आ जाता है। तो कह रहा ना कि शायद ये प्रकृति जो है, अर्थ हमें ऐसी टीचिंग दे दे जिसको हम जो है समझ पाए। लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में यही पतझड़ के मौसम में जो पेड़ होते हैं वो सिम्स डेड, वो मृत प्राय दिखते हैं, लेकिन वही जब बसंत का मौसम आता है तो अलाइव हो उठते हैं। तो ये शायद जो प्रकृति है ये हमें बेहतर जो है टीचिंग देती है, दे सकती है, इससे हम सीख सकते हैं। तो वही बात कहता है ना कि मेरा मतलब ये नहीं है कि आप क्या हो जाएं कि मतलब साइलेंस का मतलब ये हो जाए कि मृत प्राय या मरने जैसा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बस केवल इसका मतलब है कि कुछ ब्रेक लें अपनी रेट रेस ऐसी वाली जो भाग दौड़ भारी जो जिंदगी है उससे कुछ पल के लिए समय निकालें और आत्म मंथन करें। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और कभी यहां से कहता अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई गो, आप शांत रहें और मैं जाऊंगा। तो कहने का सेंस ये है बच्चे, कभी हमसे कुछ देर उन विचारों और कार्यों में विराम लगाने के लिए कहता है जो हमारे प्रतिदिन के निर्वाह हेतु जो काम जो है ना आवश्यक है उनमें। कभी चाहता है कि हम एक और आत्मनिरीक्षण करें, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करें, क्योंकि ये क्षण हमें उस दुख से उबरने में सहायक होंगे जो हमें जीवन में अपने वास्तविक ध्येय को न समझने से उत्पन्न होता है। और इसी निराशा के कारण हम मृत्यु के सतत भय से हमेशा डरे रहते हैं। तो ये बात जो है इस स्टेंजा तक कहता है, और यहाँ जो है उसकी वो दिया है कि शायद ये जो प्रकृति है, पृथ्वी है, वो हमें यह मॉरल दे दे, हमें यह शिक्षा दे देती है कि हमें कैसा रहना चाहिए। क्योंकि एक समय जब आता है तो प्रकृति जो है क्या होती है, एकदम डेड के समान जो है दिखती है, और बाद में वह हरी भरी सी हो जाती है। बसंत का मौसम आता है तो वहां पर जो है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि व्हाट विल मीन काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। कह रहा है कि क्या गिनने के लिए कभी कहता है 12 तक जो है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12, तो कह रहा है कि टाइम मेजर को कहता है कि 1 से लेके 12 तक हम गिनती गिनेंगे और उस दौरान हम सभी क्या होंगे, शांत रहेंगे। और जब शांत रहेंगे तो क्या अचीव करेंगे, तो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को, अपने कामों का आत्मनिरीक्षण करेंगे कि मानवता कहाँ जा रही है, और पूरी मानव जाति का, पूरी मानव सभ्यता का निरीक्षण करेंगे। ठीक है, आत्ममंथन की बात करता है। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। कह रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि कभी टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता और डेथ की बात करता है, तो बिल्कुल नहीं। उसका कहीं से भी कोई मतलब पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु नहीं है। कि पूर्ण निष्क्रियता से मतलब कभी और मृत्यु से कहीं भी कोई नहीं। वो तो चाहता है कि लोग हमेशा चुस्त दुरुस्त बने रहें, अपने कार्य करते रहें, क्योंकि जीना इसी का नाम है और जिंदगी चलते रहने का नाम है। वो ये बात कहा है कवि इस मतलब कविता में। What is the sadness that the poet refers to in the poem, और किस तरह की उदासी की बात करता है कवि जो है इस कविता में। तो इस कविता में जो कवि ने उदासी की बात किया है, तो उदासी से मतलब हमारा उस चीज से है कि हम हमेशा अपने मृत्यु को सोच सोच के डरे रहते हैं अपनी लाइफ में और उससे उदास रहते हैं। उस उदासी की बात करता है कवि यहाँ पे। What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness। तो कह रहा है ना कि एकदम स्पष्ट जो शांति दिखती है प्रकृति में, वो उसके बाद से अचानक से उसमें लाइफ आ जाती है। तो कभी किस तरह की भावना जगाना चाहता है, क्या बताना चाहता है लाइफ में, तो कह रहा है ना कि कुछ देर रुकने के बाद से हम पूरी तरह से रिफ्रेश्ड हो जाते हैं और पूरी तरह से आत्म मंथन करने के साथ सही दिशा में चलते हैं। ये चीज हम अपने प्रकृति से सीख सकते हैं। यही प्रकृति हमें, ये अर्थ हमें सिखा सकती है। लास्ट स्टेंजा में जो हमने यहाँ पे इसकी लिटरेरी डिवाइस छोड़ दिया था बच्चे, यहाँ पे जो इसकी लिटरेरी डिवाइस है इसको देख लीजिए लास्ट में। और वीडियो का जो है वो करते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा खिंच गया क्योंकि डिटेल स्टडी जो है हमने किया इसका। तो देखिए यहाँ पे जो अर्थ है इसको पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि ये टीचर कहा है इसको, तो टीचर तो है नहीं ये अर्थ,
तो इसको पर्सोनिफाई किया गया है, जो ये पर्सन है नहीं तो इसको पर्सन बना दिया गया टीचर के तौर पे। दूसरा है यहाँ एक्सटेंडेड मेटाफर है बच्चे। एक्सटेंडेड मेटाफर क्या है? क्योंकि जब सभी चीजें एकदम मृत प्राय दिखती हैं और बाद में उसमें जो है मतलब ये दिखती, यहाँ दिख रहा है ना कि लेटर प्रूव्स टू अभी अलाइव, यहाँ सिम्स डेड, यहाँ अगर एवरीथिंग सिम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो इस लाइन में पोइट जो है कंपेयर किया है किसको? जो पीरियड ऑफ स्टिलनेस है उसको विंटर्स के साथ, यानी कि पतझड़ के मौसम में क्या होता है, ये चीजें बिल्कुल मृत प्राय हो जाती हैं और जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो उसमें जीवित होती हैं। तो यहाँ एक्सटेंडेड मेटाफर का एक जो है अद्वितीय जो है मतलब एग्जाम्पल है, यहाँ पे कभी नहीं प्रयोग किया है। तो आज की वीडियो के लिए बस बच्चे इतना ही रहने देते हैं। आपको इस वीडियो में जो अच्छा लगा वो भी लिखिए, आपको कुछ खराब भी लगता है वो भी हमें शेयर कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए, लिखिए आप जरूर आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें बच्चे, और उससे थोड़ा सा जो क्रिएटर है उसका हौसला बढ़ता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चे, मिलते हैं जल्दी ही इसके MCQs के साथ।